दोस्तों 90 का दशक भारत की राजनीति और उनकी इकोनॉमिक्स दोनों के लिए सबसे बड़ा बदलाव का दौर रहा था। जहां एक तरफ भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ देश में एक ऐसा समय आया कि देश की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए, इसको लेकर 4 प्रधानमंत्री बदले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि किस रोज प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाए, ये किसी को ही पता नहीं था। यहाँ तक मामला ऐसा था कि एक रीजनल पार्टी का एमपी भी अगर सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले तो प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलने लगती थी। ऐसे में अगर भारत के लोकतंत्र की ताकत को देखना हो तो उसके लिए भी दशक काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी पीएम बनता उसे जनता और उसके चुने हुए सांसद के हिसाब से ही काम करना पड़ता था। वो अपने मन से कोई भी नियम, कानून या आदेश नहीं जारी कर सकते थे, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट देखने को मिला। इस कहानी की शुरुआत करें तो हम आपको 90 के दशक के उस दौर में ले चलते हैं जब 12 महीने में ही भारत देश के 4 प्रधानमंत्री बदले। इस कहानी की शुरुआत होती है 1996 से। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे नरसिम्हा राव, जिन्हें 1951 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। बनाया गया इसलिए क्योंकि वो बड़े भाग्य से प्रधानमंत्री बने थे। शायद उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो कभी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दरअसल 1991 के आम चुनाव 2 चरणों में हुए थे। पहले चरण की वोटिंग राजीव गांधी की हत्या से पहले और दूसरे चरण की वोटिंग उनकी हत्या के बाद हुई। अब चूंकि बोफोर्स की घटना की वजह से पिछले चुनाव में राजीव गांधी की सरकार को झटका लगा था और वीपी सिंह कुछ समय के लिए देश के पीएम बने थे, लेकिन 1991 के चुनाव में राजीव गांधी ने खूब मेहनत की थी, लेकिन कांग्रेस के लिए उनकी मेहनत से ज्यादा उनकी मौत ने काम किया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले चरण की वोटिंग से ज्यादा वोट दूसरे चरण की वोटिंग में कांग्रेस के हिस्से में आए थे, जिसे साफ तौर पर राजीव गांधी की मौत से सिंपैथाइज होकर दिए गए वोट के तौर पर देखा जा रहा था। अब ऐसी कंडीशन में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया, लेकिन उसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस बहुमत हासिल करने में असफल रही। लेकिन सबसे बड़े दल के कारण उसे सरकार बनाने का मौका मिला, क्योंकि कांग्रेस ने 232 सीट पर जीत हासिल की थी। अब ऐसे में होने के बावजूद जब कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला तो पार्टी ने अपना नेता पीवी नरसिम्हा राव चुना। लेकिन नरसिम्हा राव के लिए सरकार बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ऐसे शख्स होते जो प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेते, लेकिन उनका गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे में उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही थी, इसलिए सतर्कता से पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी कैबिनेट को चुना और उनकी कैबिनेट में जो सबसे बड़ा ग्रुप का इक्का निकल कर आया वो थे मनमोहन सिंह, जो शायद अगर वीपी नरसिम्हा राव के साथ सरकार का हिस्सा नहीं बनते तो आज देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है वैसी तरक्की नहीं कर पाता। खैर, पीवी नरसिम्हा राव ने जब साल 1991 में प्रधानमंत्री का पद संभाला तब उनकी उम्र 71 साल थी। धर्म की सरकार का 4 साल तो काफी अच्छे से चलता रहा, पर जैसे ही 1996 का दौर आया, कांग्रेस पार्टी और देश की सरकार में उथल पुथल का एक भयंकर दौर चालू हो गया और वहीं से शुरू हुआ वो समय जिसकी हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 1995 से 1996 के बीच नरसिम्हा राव की सरकार का क्रेडिट खराब होने लगा, क्योंकि सरकार और पार्टी में कई बड़े घोटाले सामने आने लगे। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के अंतिम दिनों को देश में घोटाले का साल भी कहा जाता है। नवंबर 1995 में सबसे पहले शुगर इंपोर्ट स्कैम, जिसे द ग्रेट शुगर स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अपनी ही एक कहानी है जिस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको इतना बता दें कि इसकी वजह से यूनियन फूड मिनिस्टर कल्पनाथ राय को इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर 1995 में नरसिम्हा राव के करीब चंद्र स्वामी का नाम दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा, और तो और जनवरी 1996 में 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड में नरसिम्हा राव का नाम भी आया। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल को रिश्वत देने का मामला, 1996 में दूरसंचार घोटाले का मामला सामने आया। सीबीआई ने मामले की जांच की, लेकिन जांच से ज्यादा बड़ी बात तो ये थी कि इन घोटालों से नरसिम्हा राव की इमेज खराब हुई। इसी दौरान कांग्रेस में भी नरसिम्हा राव को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे थे। 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कई धड़ों में बंट गई। कई नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टियां बना ली थी। इनमें एनडी तिवारी की ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस, माधवराव सिंधिया की मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, जीके मुपनार की तमिल मनीला कांग्रेस शामिल थी, जो भी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। इनके आने से पार्टी लगभग बिखर सी गई। खैर, इन सब के बावजूद भी नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार को पूरे 5 साल चलाया और वह देश में नेहरू गांधी परिवार से ना आने के बावजूद भी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल खत्म किया, जो कि भारत की राजनीति का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी माना जाता है, क्योंकि इससे पहले मोरारजी देसाई, बीपी सिंह जैसे नॉन गांधीयन नेता कुछ समय के लिए ही देश के प्रधानमंत्री बन पाए थे। 1996 का माहौल अगर आप देखें तो देश में कांग्रेस के खिलाफ भारी आक्रोश था और ऐसे ही आक्रोश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जानी तय हो गई। ऐसे में जब अप्रैल 1996 में देश में लोकसभा चुनाव हुए तो चुनावों में कांग्रेस
कांग्रेस की करारी हार हुई। पहली बार बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी ने इस चुनाव में कुल 161 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस 140 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। ऐसी परिस्थितियों में 16 मई 1996 को पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ और 1996 के पहले क्वार्टर में वो देश के प्रधानमंत्री रहे। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो सरकार बनाने के लिए गठबंधन का ही रास्ता अख्तियार कर सके, इसलिए देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता राष्ट्रपति की तरफ से मिला और 1996 में ही अटल बिहारी वाजपेयी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। वहीं कांग्रेस ने पहले ही विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया था। अभी चुनाव का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। हालांकि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाने की वजह से देश के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 13 दिन का समय दिया गया। भाजपा ने जी तोड़ कोशिश करके क्षेत्रीय पार्टी को मिलाने की कोशिश की और तो और पार्टी के मैनेजरों को एक बार यकीन भी हो गया कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा आ गया है। खेल ये हुआ कि जब बीजेपी बाकी की रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन की बात कर रही थी और बहुमत हासिल करने का प्रयास कर रही थी, तो लगभग सभी पार्टियां बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हो रही थी, जिससे बीजेपी निश्चिंत हो गई थी। लेकिन फ्लोर टेस्टिंग के वक्त बीजेपी उसमें हार गई, इसलिए 13 दिन की सरकार धड़ाम से गिर गई। लेकिन अपने 13 दिन की सरकार के बाद आखिर दिन जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार नहीं बना पाए, तो उन्होंने जो भाषण दिया था वो आज भी भारत की राजनीति का सबसे ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। इसी भाषण के अंत में वो अपना इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। और उनके इस्तीफा देने के बाद ही देश में तीसरे प्रधानमंत्री के बनने की कहानी शुरू हो जाती है और 1996 में ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवेगौड़ा। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी काफी दिलचस्प है, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से बिलोंग करते थे जिनके पास उस वक्त लोकसभा में महज 40 सीटें थी। दरअसल हुआ ये कि अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से सबकी निगाहें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार ठान लिया था कि वो सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं था कि देश में सरकार ना बनाई जाए। ऐसे में कई क्षेत्रीय दल और जनता दल के लोगों ने मिलकर 13 पार्टियों का गठबंधन बनाया, जिससे उस वक्त यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जाना जाता था। लेकिन इन सब पार्टियों के गठबंधन के बावजूद भी उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस यूनाइटेड फ्रंट को सरकार बनाने के लिए सपोर्ट दिया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपना कोई भी कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा नहीं किया था। ऐसे में यूनाइटेड फ्रंट की बैठक में शुरुआत में वीपी सिंह को पीएम बनाने की बात चली, लेकिन वे नहीं तैयार हुए और जब जबरदस्ती हुई तो वो अपना घर ही छोड़कर भाग गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु का नाम भी आया, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी। तो ज्योति बसु के बाद चंद्रबाबू नायडू के नाम पर खूब बातचीत हुई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने सीएम पद का हवाला देते हुए खुद को आंध्रा का चीफ मिनिस्टर ही बने रहना ज्यादा बेहतर समझा। ऐसे में 2-3 दिनों तक नामों पर खूब चर्चा होती रही। इसके बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर तमिलनाडु भवन में बैठक हुई। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसे नाम को सजेस्ट किया जो देश का अगला प्रधानमंत्री बन गया, और वो नाम था HD देवगौड़ा। उस वक्त HD देवगौड़ा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे और लालू प्रसाद यादव ने जनता दल की तरफ से अगले प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। खैर, देवगौड़ा का विरोध करने वालों में उन्हीं के साथी भी थे, लेकिन मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेताओं के दबाव और देवगौड़ा को सीधा समर्थन देने के कारण बाकी सभी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जता दी। इसके अलावा वामपंथी दल चंद्रबाबू नायडू और मूपनार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसके कैंडिडेट पर पहले चर्चा हो चुकी थी। इस तरह से लालू प्रसाद यादव ने 1996 में देश के तीसरे प्रधानमंत्री को चुना और HD देवगौड़ा को यूनाइटेड फ्रंट ने अपना नेता मान लिया। न सिर्फ यूनाइटेड फ्रंट ने बल्कि कांग्रेस ने भी उनके नाम को समर्थन कर दिया। इस तरह देवगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया और वो 1 जून 1996 को भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। जून 1996 को HD देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 10 महीने बाद ही इस्तीफा देना पड़ा।
इसके पीछे हाथ कांग्रेस पार्टी का था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी प्रधानमंत्री पद के लिए किसी दूसरे चेहरे को सपोर्ट किया है जो कांग्रेस से ब्लॉक नहीं करता है, वो उसकी सरकार को ज्यादा दिन तक चलने नहीं देती है। ऐसा ही कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह के साथ भी किया था, जिसे इनिशियल सपोर्ट के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री तो बना दिया था, लेकिन बाद में समर्थन वापस खींचकर सत्ता से हटा भी दिया था। पर ऐसा ही कांग्रेस ने यहाँ पर भी किया। दरअसल जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, उसी बीच नरसिम्हा राव को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और सीताराम केसरी अध्यक्ष बने। कुछ दिन तक तो देवगौड़ा सरकार आराम से काम करती रही, लेकिन इसके बाद देवगौड़ा और सीताराम केसरी के बीच कई मनमुटाव की बातें सामने आने लगी। 10 महीने बाद ही कांग्रेस ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 11 अप्रैल 1997 को सरकार अल्पमत में आ गई और एक नरसिम्हा राव के फुल टेन्योर खत्म हुए 1 साल का भी वक्त नहीं बीता था कि वाजपेयी के बाद एक और प्रधानमंत्री धाराशायी हो गए। देवगौड़ा सरकार के विकास मत के खिलाफ 292 सांसदों ने मतदान किया था, जबकि 158 सदस्य इसके पक्ष में थे। 6 संसद सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं समर्थन वापसी के अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने लिखा था कि देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को ये सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है। हालांकि उस वक्त के राजनीतिक जानकारों का कहना था कि सीताराम केसरी खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वो देवगौड़ा सरकार से नाराज थे और चाहते थे कि उन्हें ही गठबंधन सरकार का नेता घोषित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 11 अप्रैल को जब ये सब हुआ, तभी अगले प्राइम मिनिस्टर की खोज शुरू हुई। ऐसे में गठबंधन दलों की बैठक में देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनने का फैसला किया गया। लेकिन इससे जुड़ा एक रोचक किस्सा ये है कि इंद्र कुमार गुजराल को ये पता ही नहीं था कि वो पीएम बनने वाले हैं, क्योंकि जिस वक्त ये बैठक हो रही थी उस वक्त गुजराल अपने घर पर सो रहे थे। बैठक के बाद गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे और गुजराल को जगाकर बोले, उठिए, अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। अब आप खुद सोचिए, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और एक रोज पूरा ऑफिस आपके घर आता है और सुबह सुबह आपको जगाकर कहता है कि उठिए, आपको कंपनी का सीईओ बना दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? अब जैसा भी लगे, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल इस बात से काफी सरप्राइज हुए थे। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह अगर देखें तो अप्रैल 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक देश में 4 प्रधानमंत्रियों ने बतौर प्रधानमंत्री काम किया, जिसमें पहले नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बाद एचडी देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन अफसोस कि इंद्र कुमार गुजराल का भी वही हश्र हुआ जो एचडी देवगौड़ा के साथ हुआ था और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेते हुए 6 महीने के भीतर ही गुजराल सरकार को भी सत्ता से हटा दिया। लेकिन इस बार कारण थोड़ा सीरियस था, क्योंकि गुजराल सरकार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश को लेकर जैन आयोग की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मीडिया में लीक हो गया था, जिसमें डीएमके का एलटीटीई के साथ लिंक की ओर इशारा किया गया था। मजेदार तो ये था कि डीएमके तब केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी थी और इनके 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। कांग्रेस ने इन तीनों मंत्रियों को सरकार से हटाने की मांग कर दी। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी और गुजराल ने एक दूसरे को कई चिट्ठियां लिखी। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के इनकार करने पर एक बार फिर केसरी ने सरकार से कांग्रेस का समर्थन खींच लिया, यानी गुजराल को मात्र 6 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ा। इस फैसले ने देश को मिड टर्म इलेक्शंस में धकेल दिया। इसके बाद लोकसभा भंग कर दी गई। गुजराल कार्यकारी पीएम बने रहे। चुनावी प्रक्रिया पूरे होने के बाद मार्च 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी ये अपना पूरा कार्यकाल खत्म नहीं कर पाए और महज 13 महीने में ही वो सत्ता से हटा दिए गए। और इस बार तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने में काफी नाटक भी हुआ, जिसमें महज 1 वोट की वजह से वो लोकसभा में अपना विश्वास मत साबित नहीं कर पाए और 13 महीने की सरकार चली गई। जिसके बाद 1999 में ही देश कारगिल युद्ध का गवाह बना और उस वक्त देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऐसे में जंग खत्म हुई और भारत ने जीत हासिल की, और जीत दिलाने वाले नेता कभी भी चुनाव में हारता नहीं। इसलिए 1999 में जब अगला चुनाव हुआ तो बीजेपी फिर से सत्ता में आई और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 5 साल का कार्यकाल खत्म करते हुए 2004 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वो पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल खत्म किया हो, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, आपको देश की राजनीतिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।